हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। देखिए, आप बताना चाहूँगा आपको कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त क्लास। बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे जो ये लेक्चर हैं, जो क्लासेस हैं, अगर उनको लगातार देखते हैं तो डेफिनेटली आप आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए जो क्वेश्चन ला रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि किसी भी पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको वन लाइनर में नहीं बता रहा हूँ। मैं हर क्वेश्चन की जो स्टोरी होती है, उसके पीछे की जो कहानी है, उसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो आप सबको दे रहा हूँ। तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप पेन पेपर लेके हमेशा बैठें और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप नोट डाउन करें। तो आज की जो क्लास है बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 15 क्वेश्चंस और एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विश्व व्यापार संगठन, इसको अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले WTO है क्या, इसकी स्थापना कब हुई है? WTO की स्थापना सन 1995 में की गई थी। और मैं आपको बता दूं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगर हम व्यापार की बात करेंगे तो आपको पता है कि दुनिया के लगभग सभी देश, उनके देशों में जो भी उत्पाद होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसको दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरे देशों से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करते हैं। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितना भी माल एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, वो ज्यादातर आप देखते हैं तो समुद्री रास्तों से भेजा जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा व्यापार होता है और तभी दुनिया के सभी देश अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार होता है तो उसके लिए कुछ नियम कानून भी बनाने होते हैं। जी हाँ, तो उन्हीं नियम, बिजनेस संबंधी, व्यापार संबंधी जो नियम कानून है, उनको बनाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया गया जिससे किसी भी देश में आपस में मतभेद ना हो, कोई समस्या ना आए। इसको देखते हुए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो सन 1995 में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी नियम हैं वो WTO ही बनाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैं आपको बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? जिनेवा में है बच्चों। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। देखिए, जिनेवा बहुत ज्यादा फेमस है। स्विट्जरलैंड में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके हेडक्वार्टर है यहाँ पे। यहाँ लेकिन मैं बताऊँ, स्विट्जरलैंड की जब राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी एक ऐसा शहर है जो आमतौर पर चर्चा में नहीं रहता है। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है बच्चों? बर्न। तो आप ध्यान रखिएगा, पेपर में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो स्विट्जरलैंड की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या होगी? बर्न होगी। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। जी हाँ। और मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय वो भी स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा देश माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो स्विट्जरलैंड है। नेचुरल ब्यूटी से फुलफिल है, पूरा भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा सुंदर देश है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन में एक कथन दिया गया है, एक स्टेटमेंट है। ये बात किसी महान व्यक्ति ने कही थी, तो किस व्यक्ति ने कही थी? देखिए, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज क्या है? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है? हिस्सेदारी होती है। तो देखिए, मैं बताऊँ, लोकतंत्र, हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी जो शब्द है अगर लोक आ जाए तो लोग का मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लोगों की बात हो रही है। लोग का मतलब लोग। जी हाँ, तो लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र का मतलब है एक ऐसा देश जहां पर शासन व्यवस्था राजशाही नहीं होती है, यानी कि वहां पर राजा के लड़के को ही राजा नहीं बनाया जाता है, बल्कि वहां पर एक चुनी हुई सरकार होती है और उस सरकार का जो चुनाव है वो देश की जनता के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की भागीदारी होती है। जब जनता द्वारा सरकार चुनी जाएगी तो सीधी सी बात है, उसमें भागीदारी किसकी होगी? वहां उस देश के प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की होगी। यह बात किसने कही? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो दिया है, अब्राहम लिंकन, प्लूटो, सुकरात और सीले। ये सभी बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं, आपने इनमें से सबका नाम भी सुना होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अब्राहम लिंकन। या अब्राहम लिंकन के बारे में आपको बता दूं
कि ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जिसके तहत वहां पर प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। वहां पे किस चीज का पद है? वहां पे जो पद है वो है राष्ट्रपति का। तो अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। जी हाँ, जॉर्ज वाशिंगटन थे, और इन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी जो है, जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी, उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। और अमेरिका के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं इस समय हैं, उनका नाम है जो बाइडन। जी हाँ, उनका नाम क्या है? जो बाइडन। और मैं आपको बता दूं, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इस समय अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वो एक महिला हैं, और उनका नाम है कमला हैरिस। और कमला कमला हैरिस के बारे में आपको बता दूं कि कमला हैरिस जो है, ये हम कह सकते हैं भारतीय मूल की हैं, क्योंकि इनकी जो माता जी थी वो भारत की थी और पिता इनके जमैका के थे। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल की हैं। ये भारतीयों के लिए एक गर्व की बात हो सकती है। तो इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनका नाम है जो बाइडन, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है कमला हैरिस, और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे उनका नाम है अब्राहम लिंकन, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि दिल्ली पर शासन करने वाले जो शासक थे, यानी कि अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है, आपको बच्चे पता है कि ये 1206 ईस्वी से हुई थी। 1206 ईस्वी में सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। यहाँ किसकी की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो 1206 से लेके 1290 तक था। जी हाँ, और इसके बाद फिर और भी वंश है, जैसे मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये जो 5 वंश मैंने आपको बताए हैं, ये दिल्ली सल्तनत के थे। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल शुरू हुआ था वो 1206 से हुआ था, और ये चला कब तक था? तो ये चला था जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था उसका टाइम था 1206 से लेके 1526 तक का। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी शासकों ने शासन किया है, उसमें एक ऐसा शासक था जिसने, सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। कठोर नीति का मतलब है कि लौह और एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी, इस नाम से कहा जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन तुगलक के नाम आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गयासुद्दीन बलबन। बलबन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शासक था गुलाम वंश का, और यह एक इल्बरी तुर्क था। मैं आपको बता दूं, जाति से ये क्या था? इल्बरी तुर्क। जी हाँ, और इसमें आपको बता दूं कि होता क्या है कि जैसे जो मुस्लिम शासक भारत में आए थे उनमें भी कई सारी कैटेगरी होती थी, कई सारी जातियां होती थी। तो ये एक इल्बरी तुर्क था। और गुलाम वंश की जब हम बात करते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता, जिन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसी वंश में बाद में जाके एक शासक हुआ जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन ने कठोर नीति या लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। आगे बढ़ते बच्चे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1890 में बंबई में विधवाओं के लिए शारदा सदन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शारदा सदन क्या था? एक स्कूल था जो कि स्पेशली विधवाओं के लिए शुरू किया गया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उस जमाने की हम बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं 1890 की बात हो रही है। कितने साल हो गए? बहुत ज्यादा समय हो चुका है, आपको पता है। तो उस जमाने में तो विधवाओं के लिए कोई सोचता भी नहीं था। तो एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने इस पे काम किया, इसके बारे में सोचा, जी हाँ, कि विधवाओं के पुनरुत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए, उसके लिए उन्होंने एक विचार मन में आया और उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत की जिसमें विधवाओं को, ऐसी विधवाओं को जो कम पढ़ी लिखी थी, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ, बंबई में, और बंबई में भी कौन सा एरिया था? तो मैं आपको बता दूं, आपने बड़ा फेमस एरिया सुना होगा, चौपाटी। जुहू चौपाटी का नाम आपने सुना होगा। तो बंबई में, या उस जमाने में बंबई बोलते थे, आज की डेट में मुंबई बोलते हैं। तो वहां पे एक एरिया है जिसका नाम है चौपाटी। चौपाटी में ये स्कूल खोला था, और जिन्होंने खोला था उनका नाम है पंडिता रमाबाई। या तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, 1857 का जब भारत में विद्रोह हुआ
तो इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल पहले तो देता हूँ, फिर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हमारे पास जो फिलहाल ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति की कहानी क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। देखिए 1857 की क्रांति का जो शुरुआत इसकी जो हुई है, अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन कर लिया था। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और उसके तहत वो भारत में व्यापार करने लगे। शुरुआती कुछ सालों में तो वो उन्होंने व्यापार किया भारत में, जी हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की और एक टाइम आया जब उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। और हम कह सकते हैं कि वास्तव में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर जब कब्जा किया वो टाइम था 1757 का प्लासी का युद्ध, और इसके बाद बच्चे 1764 का बक्सर का युद्ध। ये दो ऐसे युद्ध थे जिनको जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। या तो जब कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने शासन करना शुरू कर दिया, पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। हम भारतीय बहुत ज्यादा उनके अत्याचार से परेशान थे, हमारी आजादी छिन चुकी थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम इतने हड़ पक चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो हुआ क्या कि सन 1857 की बात है, अंग्रेजों की जो सेना होती थी, मैं आपको बता दूं उस समय आर्मी या पुलिस एक ही तरह की होती थी, अलग अलग कैटेगरी नहीं थी। तो हम कह सकते हैं अंग्रेजों की जो सेना थी या अंग्रेजों की जो पुलिस थी, उसमें जो बड़े अधिकारी होते थे वो तो अंग्रेज खुद होते थे, लेकिन जो छोटे स्तर पर सिपाही होते थे वो ज्यादातर भारतीय होते थे। तो अंग्रेजों की सेना में, अंग्रेजों की पुलिस में एक भारतीय सिपाही थे, इनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे। तो मैं आपको बता दूं हुआ क्या, कहानी ये थी कि अंग्रेजों की सेना में एक नई गन लॉन्च हुई थी, यानी कि एक बंदूक आई थी और उस बंदूक की टेस्टिंग चल रही थी। तो जब टेस्टिंग चल रही थी, उसको चेक किया जा रहा था, तो उसका एक प्रोसीजर था जिसमें कारतूस को दांत से छील के और उस बंदूक में लगा के फायर करना था। उस समय जो कारतूस होते थे उसमें गाय की और सुअर की चर्बी यूज की जाती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब मंगल पांडे को आदेश दिया गया तो इन्होंने उस कारतूस को दांतों से छील के और गन में लगा के फायर करने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था, क्योंकि धर्म में काफी ज्यादा विश्वास रखते थे, तो उनका मानना था कि मैं इस तरह से गाय सुअर की चर्बी को मुंह से नहीं लगा सकता हूँ। जब इन्होंने मना किया तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इनसे भिड़ गए और उन्होंने दबाव बनाया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। मंगल पांडे ने अपनी बात को रखा और इन्होंने मना किया। जब दोनों तरफ से ये बात नहीं बनी तो आपस में भिड़ गए, और भिड़ने के पर क्या हुआ कि मंगल पांडे ने उस अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। या गोली मारने के बाद क्या हुआ कि ये वहां से चले गए, गायब हो गए, और लेकिन इनको 2 दिन में पकड़ के फांसी दे दी गई थी। जब ये घटना हुई तो इससे अंग्रेजी शासन ऊपर तक हिल गया, क्योंकि देश के इतिहास में पहली इतनी बड़ी घटना थी कि जब किसी अंग्रेज को किसी भारतीय व्यक्ति ने गोली मार दी हो। अब जब ये घटना हुई तो इसकी खबर पूरे देश में फैली, और जब देश में फैली तो सभी लोगों में एक उमंग आई, एक जोश आया और एक ये विश्वास आया कि हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। पहली बार हिम्मत आई, और इसी के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में, बिहार में, लखनऊ में, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कुछ भारतीय लोगों ने नेतृत्व किया उस जगह पर इस विद्रोह का, और अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो ये पहला मौका था। जब ऐसी घटना हुई तो उस समय मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई थी तो उसके 2 प्रमुख काम थे। पहला काम था भारत में व्यापार करना, और दूसरा काम था भारत में शासन करना। तो अंग्रेजों से 1833 के एक्ट में, 1833 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से, हम कहेंगे 1833 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने के अधिकार छीन लिए गए थे। और ये अधिकार किसने छीने थे? महारानी ने कह सकते हैं, या ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड में बैठी हुई जो सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का अधिकार छीन लिए थे, और उस व्यापार को सीधे अपने हाथों में ले लिया था। वो खुद व्यापार करने लगे थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार खुद से व्यापार कर रही थी। या उसके बाद क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति आई तो ब्रिटिश सरकार को और इंग्लैंड में महारानी को ये लगा कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की स्थिति को नहीं संभाल सकती है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमें मजबूर होकर भारत छोड़ के जाना पड़े। तो इसी के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन के जो अधिकार थे वो भी छीन लिए। 1857 की जब क्रांति हुई तो जो शासन के अधिकार थे वो भी छीन लिए गए, ये भी शासन के अधिकार भी छीन लिए और व्यापार के। अब भारत में व्यापार और शासन करने का जो काम था वो सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से छीन के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन के सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। जी हाँ, तो ये घटना हुई थी
इस घटना के बाद भारत में, उस समय मैं आपको बता दूं 1856 की बात है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और उसके बाद जब ये क्रांति हुई तो भारत में गवर्नर जनरल का पद जो था उसको खत्म कर दिया गया था और उसी का नाम बदल के वायसराय कहा जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय भारत में जो वायसराय थे, या हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल के पद पे जो व्यक्ति थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई? देखिए, दूध की क्रांति का मतलब होता है कि किसी भी चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, अपनी कोई डिमांड, अपनी कोई मांग रखने के लिए। तो दूध के उत्पादन में हमारे देश में दूध की बहुत ज्यादा जरूरत थी, कमी भी थी। तो इसी के तहत मैं आपको बता दूं कि भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक क्रांति की शुरुआत की, जिसे श्वेत क्रांति कहा गया। और हम इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। देखिए, फ्लड में से आमतौर पे तो बाढ़ होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दूध की बाढ़ की बात कही गई है, तो ऑपरेशन फ्लड चलाया। इसी को हम श्वेत क्रांति भी बोल सकते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? व्हाइट रेवोल्यूशन। तो इसकी शुरुआत की गई भारत में। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत कब की गई? तो 1970 में की गई। और किसने की? तो उन व्यक्ति का नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। या ये साउथ के थे, दक्षिण भारत के। तो इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और इसी के साथ ये एक उसी समय कंपनी स्थापित हुई थी जिसका नाम था अमूल, जो आज आज भी आता है। अमूल मिल्क प्रोडक्ट में सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। तो अमूल जो है, जी हाँ, तो इसकी जो शुरुआत हम कह सकते हैं ये उसी समय लगभग हुई थी। और अमूल के जो हेड थे, मुखिया थे, वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे। और अमूल जो है, इसकी जो हेडक्वार्टर, इसकी जो मुख्यालय, इसकी जो मेन ब्रांच हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मुख्यालय है जहां से ये संचालित किया जाता है, उस जगह का नाम है, गुजरात में जगह है, इसका नाम है आणंद। आणंद। या इसीलिए अमूल की जो फुल फॉर्म वो क्या है? आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। या ये अमूल की फुल फॉर्म है। तो अमूल आज की डेट में एक बड़ा नाम है मिल्क प्रोडक्ट के क्षेत्र में। तो अमूल की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी, और वर्गीज कुरियन को ही भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति कब हुई बच्चे? तो 1970 में हुई। और इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। और जॉन्डिस जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी बॉडी धीरे 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 करके पीली पड़ने लगती है। उसका जो कलर है वो येलो यानी कि पीला होता जाता है। स्किन का कलर भी चेंज होता है। आंखों का कलर जो व्हाइट पोर्शन होता है वो भी उसका येलो यानी कि पीला होने लगता है। और नाखून का कलर भी पीला होने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक रोग है। या और पीलिया जब होता है किसी व्यक्ति को तो उसके किस अंग पे प्रभाव पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है: हृदय यानी कि हार्ट, यकृत लीवर, पित्ताशय, और आमाशय यानी कि जो स्टमक होता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यकृत। यकृत यानी कि लीवर पे इम्पैक्ट डालता है। लीवर खराब होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जब भी कभी किसी को जॉन्डिस होता है या पीलिया होता है तो डॉक्टर सबसे पहले लीवर का टेस्ट कराते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, डांडिया रास भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए, डांडिया है क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है लोक नृत्य। डांडिया एक लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है? देखिए, लोक मीन्स मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कभी भी लोक शब्द आ जाए मतलब लोग, तो लोगों के द्वारा किया जाने वाला जो डांस है उसको क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। ये क्षेत्रीय होते हैं। जी हाँ, ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से किए जाते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तो हर राज्य के कुछ अपने लोकल के लोक नृत्य होते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। बात हो रही डांडिया की, तो ये असम लिखा है, पंजाब लिखा है, गुजरात लिखा है, महाराष्ट्र लिखा है। चार ऑप्शन है हमारे पास। मैं आपको बता दूं, जैसे असम की अगर हम बात करेंगे तो असम में मुख्य रूप से क्या चलता है? बिहू। आपने नाम सुना होगा, बिहू। ये यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है। और अगर शास्त्रीय नृत्य की बात आएगी तो असम में होता है हमारा सतरिया। इसी तरह से पंजाब में बात करेंगे तो पंजाब में जो लोक नृत्य है उनका नाम है, एक है हमारा गिद्दा। ठीक है, गिद्दा। और दूसरा है भांगड़ा। गिद्दा और भांगड़ा।
अच्छा, अगर महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ पे जो लोक नृत्य है वो है तमाशा, तमाशा और लावड़ी, लावड़ी। ठीक है जी, तो ये हो गए। अब आते हैं गुजरात पे। तो गुजरात में जो चलता है वो चलता है आपका, एक तो डांडिया ही है, और दूसरा बहुत फेमस है वो है गरबा। तो ये दोनों कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें डांडिया पूछा गया था, तो डांडिया कहाँ का हो जाएगा बच्चे? गुजरात का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। या रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है ये की गई थी महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। या और ऐसा कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट खेल की जो शुरुआत है वो इन्होंने की थी, इसीलिए इनको भारत में क्रिकेट का जनक कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे राजा रणजीत सिंह, और इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई है। तो रणजी ट्रॉफी और जो आपकी ईरानी ट्रॉफी होती है ये भारत की ही ट्रॉफी है, और ये किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है क्रिकेट से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। क्रिकेट भारत में जो लाया गया था वो राजा रणजीत सिंह के द्वारा ही लाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। जी हाँ, और रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इसमें अगर रिकॉर्ड की बात करें, ये भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी क्षेत्रीय टीमों के बीच में आपस में खेला जाता है। रणजी ट्रॉफी अभी तक सबसे ज्यादा बार 41 बार मुंबई ने जीती है। जहाँ मुंबई, और ये हर साल होती है। या मुंबई, मुंबई ने जीती थी, मुंबई। ठीक है, तो 41 बार मुंबई इसको जीत चुका है, ये एक रिकॉर्ड है। और अगर हम बात करेंगे रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन अभी तक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो उस खिलाड़ी का नाम है वसीम जाफर। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शन है जमाली, भद्रबाहु, स्थूलभद्र और चारवाक। महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, ये उनके दामाद जमाली थे। महावीर स्वामी के पहले जो शिष्य थे वो कौन थे? जमाली। जी हाँ, जो कि उनके दामाद भी थे। महावीर स्वामी के बारे में अब मैं आपको बता दूं, देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की जो मृत्यु वो 468 बीसी में हुई थी, यानी कि ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ होता, तो कुंड ग्राम नाम की जगह थी। कुंड ग्राम कहाँ पे है ये? तो बिहार के वैशाली जिले में है, वैशाली। और अगर हम बात करेंगे कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पावापुरी नाम की जगह में। पावापुरी, और ये कहाँ पे है? तो पावापुरी आपका नालंदा जिले में, नालंदा भी बिहार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। या महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। या और सबसे ज्यादा जैन धर्म पर जो प्रभाव पड़ा था वो इन्हीं का था। इन्होंने पंच महाव्रत के सिद्धांत में जो पांचवा सिद्धांत था वो था ब्रह्मचर्य, इन्होंने ही दिया था। मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। आगे बढ़ते बच्चे, अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सबसे पहले जड़त्व होता है क्या? जड़त्व का नियम मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। या जड़त्व का मतलब होता है किसी भी चीज पर अगर कोई भी बाहरी बल ना लगाया जाए तो वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी, इसी को जड़त्व कहा जाता है। तो इसका मतलब बता दूं आपको, देखिए जैसे अगर मान लो कि कोई पंखा है यानी कि फैन है, और उसको अगर करंट ना दिया जाए, उस पर फोर्स ना लगाया जाए, तो क्या होगा कि वो जैसा रुका है वैसे ही रुका रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता रहेगा। यानी कि जब भी कोई चीज किसी अवस्था में है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं, और जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। बच्चों समझ में अगर आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। जी हाँ, जिससे मैं आपको और भी अच्छे लगातार वीडियो अपलोड कर सकूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है?
तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन और विवर्तन। आकाश का रंग नीला किस घटना की वजह से दिखाई पड़ता है? देखिए जब हमारे पास आता सूर्य की रोशनी आती है, या सूर्य की रोशनी आती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं। अब सूर्य की रोशनी आ रही है ऊपर से, तो होता क्या है कि देखिए ऊपर तो वायुमंडल है नहीं, जो सूर्य जो है उसके बाहर क्या है, उसके बाहर क्या है, हमारे पास वायुमंडल तो है नहीं। तो यहाँ पर जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो सीधी आती हैं, जी हाँ, बिना किसी चीज से टकराए। लेकिन जैसे ही ये किरणें किसी भी ग्रह या पृथ्वी के अंदर पहुंचती हैं, वैसे ही वहां पर उपस्थित वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण और गैसों के कणों से टकराती हैं और उसके लिए बिखरने लगती हैं। या जैसे मान लो कि यहाँ से कोई किरण आई, उसे टकराई, इस तरह से बिखर जाएगी। तो इस बिखराव को ही क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के व गैसों के कण जो होते हैं उनसे प्रकाश की किरणें टकराती हैं और बिखर जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छा, जब ये फैलाव होता है रंगों का, तो 7 रंगों का फैलाव होता है, जिसको हम बोलते हैं VIBGYOR, विब्ग्योर। या विब्ग्योर का मतलब है कि यहाँ पे ये वायलेट है, इंडिगो है, जी हाँ। इसके बाद ये बी का मतलब ब्लू है, जी का मतलब क्या है, ग्रीन, येलो, और उसके बाद ओ का मतलब ऑरेंज, और फिर आर का मतलब रेड। जी हाँ, तो ये कलर बिखरते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो किस कलर का होता है? नीले का, यानी कि इसको वायलेट कहते हैं। और सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 12। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बच्चे 13। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, देखिए राष्ट्रीय आय सबसे पहले क्या है, हमारे पूरे देश में जो कुल मिला के जो पैसा आता है किसी भी सोर्स से, उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कहा जाता है। किसी भी जैसे पारिवारिक आय होती है, किसी के घर में ज्यादा पैसा आ रहा तो वो उसके परिवार की आय हो जाएगी। या जितना ज्यादा देश में पैसा आएगा उतना ही देश समृद्ध होगा। जब देश में पैसा ज्यादा आएगा यानी कि देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, तो प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होगी, जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। और प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा होगी तो देश में सभी नागरिक खुशहाल होंगे और देश तरक्की करेगा, प्रगति करेगा। तो राष्ट्रीय आय नाम की जो चीज है, यानी कि कुछ राष्ट्रीय आय क्या होता है, पूरे देश में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत बड़ी चीज है। आज की तारीख में जो राष्ट्रीय आय की गणना ये कौन करता है? तो ये CSO करता है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका नाम था, अब नाम पड़ गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इस समय जो राष्ट्रीय आय की गणना वो कौन करता है? CSO करता है। लेकिन उस जमाने में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो वो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार 1862 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी देश के लिए। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो धर्म से पारसी व्यक्ति थे, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की आजादी में भी। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ही थे। जी हाँ। और कांग्रेस जो पार्टी थी जिसके तहत भारत ने आजादी प्राप्त की थी, तो उस समय कांग्रेस का नाम, कांग्रेस जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। जी हाँ। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इन्होंने बहुत ज्यादा देश के लिए योगदान किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था उस जमाने में। ठीक है जी। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन बच्चे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 50 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र अंकित होता है? बच्चे आपको बता दूं कि सन 2016 में, है ना, 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी, तो 2016 में मोदी जी ने क्या किया था? डीमोनेटाइजेशन कर दिया था, यानी कि इसको विमुद्रीकरण कहते हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या कहते हैं, सारे नोट को बदल दिया था जितने भी। उनका ये मानना था इससे क्या होगा, जो पैसा जमा है, जो काला धन है, लोगों ने छुपा रखा है, वो सारा खराब हो जाएगा। और इससे सरकार के आंकड़ों में आ जाएगा, गिनती में आ जाएगा कि देश में कितना पैसा नंबर 1 का है, और समस्याएं खत्म हो जाएंगी काफी हद तक, ऐसा उनकी सोच थी। तो सन 2016 में पहली बार डीमोनेटाइजेशन किया गया था। इस दौरान, अभी हाल ही के वर्षों में अगर हम बात करेंगे, ये और यहाँ पर नोट को बदल दिया गया था।
तो जब नोट बदले गए तो नए नोट आ गए, आपने देखे भी होंगे। तो उन नए नोट पे कोई ना कोई चित्र अंकित है, तो कौन सा किसमें है? तो यहाँ देखते हैं हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कितने रुपए के नोट पे है? तो ये 10 रुपए के नोट पे। एलोरा की गुफाएं कितने रुपए के नोट पे है? तो 20 रुपए के नोट पे। ठीक है, मंगलयान कितने रुपए के नोट पे है? तो ये है 2000 रुपए के नोट पे। ठीक है, और हम्पी के खंडहर जो है ये 50 रुपए के नोट पे छपे हुए हैं। इसी तरह से 500 रुपए के नोट पे लाल किला का चित्र अंकित है। ठीक है जी बच्चे। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि 50 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है, तो आंसर क्या होगा? हम्पी का खंडहर 50 रुपए के नोट पर। और हम्पी एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। उस जमाने में यहाँ पे बड़े अच्छे महल हुआ करते थे, और अब तो वो खंडहर के रूप में शेष बचे हैं। तो कर्नाटक में है, तो हम्पी का खंडहर 50 रुपए के नोट पर छपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि भारत में मैंग्रोव वन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? देखिए बच्चे, मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव का मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि खारे पानी में होते हैं, और इसके अलावा इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये चमकीले होते हैं, शाइन करते हैं, यहाँ हल्के नुकीले भी होते हैं। तो मैंग्रोव की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आपको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में है, वहां पर बहुत ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहां पर ढाल कम हो जाती है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी, समुद्र की लहरें भी आती रहती हैं, नदी का पानी भी होता है, और उस एरिया में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो पानी खारा नमकीन होता है। वहीं पर ये मैंग्रोव जो वन होते हैं वो कई सारे ऐसे पौधे जो उगाते हैं। तो भारत में अगर हम बात करेंगे, ये दुनिया में कई जगह पे हैं, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन है, वन मीन्स जंगल, मैंग्रोव प्रजाति के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पे है, तो ऑप्शन दिए गए हैं केरल के तट पर, गुजरात के तट पर, अंडमान व निकोबार के तट पर, गोवा के तट पर। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये खारे पानी में होते हैं, और खारा पानी कहाँ पे होगा? तो वो होगा समुद्र में। इसका मतलब कि ये समुद्री किनारे पर ही होंगे। और ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें सभी तट वाले हैं, मतलब समुद्री किनारे भी हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुजरात के तट पर। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सुंदरवन के क्षेत्र में, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का एरिया है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है उस क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा है। और दूसरे सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पे है? गुजरात के तट पे हैं। और गुजरात की जो समुद्री सीमा है वो देश में किसी भी राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। यहाँ तो आज के जो क्वेश्चंस हैं बच्चे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 15 क्वेश्चन का सेट मैंने आपको कराया है। पहले देखिए, मैं आपको अभी तक जो क्वेश्चन करा रहा था वो करा रहा था 20, लेकिन उनकी संख्या मैंने 15 इसलिए कर दी है क्योंकि जो वीडियोस हैं, जो कि आप जानते हैं कि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ और हर क्वेश्चन की स्टोरी बताते हुए चलता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो काफी लंबे हो रहे थे। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी कम कर दी है, जिससे बहुत लंबे वीडियोस ना हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जम के कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल करें अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपने दोस्तों को, अपने घर में, परिवार में सबको चैनल सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहे और मैं एक से एक अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आगे भी मेरे बहुत सारी प्लानिंग है ऑनलाइन क्लासेस को लेके, तो आप देखिएगा जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ते जाएंगे आप लोग, वैसे ही बहुत ही अच्छी वीडियो धीरे धीरे आते जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।